कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपने टीचर गुलशेर गौड। आज मैं आप लोगों के लिए, आपको पता है संडे है, हम एवरी संडे आप लोगों के लिए जर्नल स्टडी का टेस्ट लेकर आते हैं। आज का हमारा टेस्ट नंबर 21 है। इससे पहले आपके 20 टेस्ट हो चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे सेंट्रल लेवल के करें चाहे स्टेट लेवल के, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट। आप ज्वाइन करिएगा, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और एक हफ्ते में आपको जर्नल स्टडी की क्लास भी कंटिन्यूटी 2 कराई जाती है प्रतिदिन, और आपको करंट अफेयर की क्लास भी कराई जाती है। और जो बच्चा स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है उन लोगों के लिए जर्नल हिंदी और आपका स्टेट उत्तराखंड भी कराया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है, सामान्य अध्ययन, टेस्ट नंबर 21। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है। शक संवत किसने चलाया था? शक संवत किसने चलाया था? अशोक ने, कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, हर्षवर्धन ने? बताइए, शक संवत किसने चलाया था? शक संवत जो चलाया था वो चलाया था कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 2, स्वेज नहर और केनाल नहर, 2 नहरें केनाल नहर को जोड़ता है। स्वेज नहर और केनाल नहर को कौन जोड़ता है? ए ऑप्शन भूमध्य सागर व फारस की खाड़ी, बी कृष्णा सागर और कैस्पियन सागर, सी भूमध्य सागर व लाल सागर। बताइए कौन जोड़ता है? स्वेज नहर और केनाल नहर को जो जोड़ने का काम करता है या अलग करने का काम करता है वो करता है भूमध्य सागर व लाल सागर। क्वेश्चन आता है भूमध्य सागर और लाल सागर किससे किसे जोड़ता है? स्वेज नहर को केनाल नहर से जोड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मतलब जब 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली तो उस समय आज़ादी के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इन्होंने ही भारत को और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित की थी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि आज़ादी के बाद भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारतीय, तो वो था सी राजगोपालाचारी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे। आज़ादी से पहले भी यही थे 1947 में, और जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली तो उस समय भी यही गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1968 में, 1969 में, 1970 में, 1971 में? बताइए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में। 14 जुलाई याद रखना, 14 जुलाई 1969 में। जुलाई 1961 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था। फिर उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया था। भारत सरकार ने जो केंद्रीय प्राधिकरण बोर्ड है उसका गठन किस वर्ष किया था? 1975, 1982, 1985, 1971? बताइए केंद्रीय प्राधिकरण बोर्ड का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1985 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद या संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में संस्करण या अनुवाद कब प्रकाशित हुआ था?
चार्ल्स विल्किंस ने गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? ये हुआ था 1910, 1911, 1912 या 1913? बताइए किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1912 में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है या झीलों का देश कहा जाता है? क्वेश्चन एक ही है, आप घबराए नहीं। किसे झीलों की वाटिका या झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड, न्यूजीलैंड या फिर स्वीडन? बताइए किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, झीलों की वाटिका कहा जाता है। दोनों एक ही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृहद प्रदेश में मतलब बड़े क्षेत्र में लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियां या मौसम और उनके बदलाव को क्या कहा जाता है? मतलब किसी भी क्षेत्र में, राज्य में, स्थान में, देश में, गांव में एक लंबे समय तक जो मौसम की परिस्थिति बनी रहती है उसे क्या कहा जाता है? मौसम, जलवायु या शीत मौसम? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जलवायु, उस क्षेत्र की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 9, जीर्ण, जीर्ण मतलब वृहद, वृहद मतलब बूढ़ा होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीर्ण वृहद होने की प्रक्रिया का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत हो जाता है या उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी, एथनोलॉजी, थैनेटोलॉजी? बताइए क्या कहा जाता है उसे? जीर्ण वृहद होने की प्रक्रिया का जो अध्ययन होता है उसे साइंस की लैंग्वेज में जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने, लिकोरिवियस ने, ए और बी दोनों ने? लुटियंस मतलब और लिकोविरियस ने, दोनों ने। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो तैयार किया था वो एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ए ऑप्शन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया था? ए ऑप्शन अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26? बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रणाम में। यह किया गया था आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक, दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन? बताइए कौन जाना जाता है? यह जाना जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, लगातार दो बार बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद फिर दूसरे बनने वाले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किसे राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कहा जाता है? राज्य सरकार का किसे कानूनी सलाहकार कहा जाता है? महान्यायवादी को, महाधिवक्ता को या फिर सॉलिसिटर जनरल को? बताइए किसे राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कहा जाता है? यह कहा जाता है महाधिवक्ता को, आर्टिकल 165 याद रखना। और महान्यायवादी ये पूरे भारत का
या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या प्रथम वकील होता है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 78 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल में मौलिकम क्या था? मौलिकम क्या था मुगल काल में? एक प्रकार का कर, मतलब कोई टैक्स था, कोई कर था राजा द्वारा लगाया जाने वाला। एक प्रशासनिक इकाई, मतलब जैसे ग्राम, जिला, इस तरह का। एक शासक, मतलब किसी शासक को कहा जाता था। डी, एक जहाज। बताइए मुगल काल में मौलिकम क्या था? मुगल काल में जो मौलिकम होता था वो एक जहाज का नाम था। क्वेश्चन नंबर 15, इबोला क्या है? इबोला है क्या? मतलब जो इबोला है ये क्या है अपने नाम में? आतंकवादी संगठन, परघातक विषाणु, एड्स परीक्षण, मतलब जिसमें एड्स की जांच होती है। डी, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए। यह है परघातक विषाणु। इबोला जो है एक परघातक विषाणु है, बहुत खतरनाक विषाणु है अपने नाम में। क्वेश्चन नंबर 16, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, मतलब एक दवाई है, किस बीमारी में बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। बीटा ब्लॉकर जो एक दवाई है, इसका प्रयोग किस बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है? हृदयघात, मतलब हार्ट अटैक, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, मधुमेह से, शुगर से। बताइए। ये हृदयघात की बीमारी है, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक की बीमारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बीटा ब्लॉकर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में हीरे के लिए प्रसिद्ध पन्ना खान, याद रखना, पन्ना खान किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। किस राज्य में स्थित है? भारत में हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना खान। तो आपको यह बताना है किस राज्य में प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? बताइए। ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन मुगल शासक जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था? या जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत किस मुगल शासक के दरबार में भेजा था? आंसर एक दूसरे का ही रहना है। कौन मुगल शासक जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत में आया था? या क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, जेम्स प्रथम किस शासक के दरबार में भारत आया था? जहांगीर। विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत जो बनकर आया था वो आया था विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन ये भी आता है, विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर। या किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 19, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था? मतलब अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों आप भारत छोड़ो, भारत हमारा है। तो किस व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को पास किया था या पेश किया था? एक ही बात है। जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? बताइए। वेरी गुड। ये पास किया था भारत छोड़ो 1942 में प्रस्ताव। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बंबई में, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का एक प्रस्ताव लाए थे और वो उन्होंने पास करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर कैसा कर है? भारत में जो सेवा कर है वो किस प्रकार का कर है या कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ए और बी दोनों? बताइए। सेवा कर जो है वो किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है या फिर दोनों है? सेवा कर जो है वो डायरेक्ट कर होता है, प्रत्यक्ष कर।
तो ये था आज का हमारा टॉप 20 नंबर का जनरल स्टडी का टेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो आप लोगों का स्वागत है, आप कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आप जुड़े रहिएगा कंटिन्यूटी के साथ। आप लोगों को कंटिन्यूटी के साथ 2 क्लास उपलब्ध कराई जाती है, एक हफ्ते में 4 टेस्ट कराए जाते हैं और आपको 3 करंट अफेयर की क्लास कराई जाती है। बाकी आप कोई भी आपकी कैरियर से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप लोग उसका समाधान करने के लिए हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको 100% उसका समाधान मिलेगा, आपको गाइड कराया जाएगा कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप निश्चित होकर हमारे साथ जुड़े, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ और मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।